डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका वन एवं वन प्राणी संसाधन, मतलब वन। पिछले वीडियो में हम लोग जल के बारे में पढ़े कि जल को किस तरह से संचित करना है, उसको कैसे बचाना है, कैसे उसका प्रबंध करना है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक बचा सके। अब इसमें हम लोग देखेंगे वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो वन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितना % वन रहेगा तो हमारा पूरा धरती सुरक्षित रहेगा। इसमें सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा, इसमें कुछ डेटा हम अभी आपको बोर्ड पे नोट कर दिए हैं, इसको आपको याद भी रखना होगा। कुछ विश्व का पोजीशन क्या है वन का वो, और कुछ अपना भारत का। पढ़ना तो भारत का ही है लेकिन थोड़ा सा विश्व का जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरे धरती पर अगर आपको एक अनुकूल वातावरण चाहिए तो कितना % वन होगा, तो 33%। अनुकूल वातावरण के लिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% वन भाग पर वन होना चाहिए। क्या ये अभी है? तो नहीं, 2% कम है। यानी पूरे धरती पर होना चाहिए 33%, तब हमारा धरती तो 2% कम है। पहले तो धीरे धीरे सुधार आ रही है। हर एक देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर है या फिर राष्ट्रपति है वो सब आपको इसको कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिए कि विश्व में वन की स्थिति क्या है, इसमें फोकस करते हैं। तो सबसे पहले कितना हेक्टेयर भाग पर वन है, तो 5.1 बिलियन हेक्टेयर पर वन है। पूरे विश्व का जितना भौगोलिक है उसमें, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको बोर्ड पर बढ़िया से दिखाई दे रहा है, नहीं तो मेरा वीडियो देखिएगा तो भी आप नोट कर सकते हैं। 5.1 बिलियन हेक्टेयर वन पूरे विश्व में टोटल भौगोलिक क्षेत्र का ये अभी जो न्यू डेटा है उसके हिसाब से। तो ऐसे बहुत लोग को दिक्कत होता है 10th में क्या पूछेगा, पुराना जब 11-12 में जो बुक छपाया था उस समय का पूछेगा अभी। तो आप जान लीजिए कि जो भी लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं वो इस लोचा में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हम अभी क्वेश्चन देख रहे थे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो वहां पे आपको ज्यादा करंट से रिलेट करके ही पूछा गया। ऐसे आपके बुक में भी कुछ डेटा इसमें का दिया हुआ है जो यहाँ हम अभी आपको दिखा रहे हैं, बुक में भी मिलेगा। लेकिन इसमें देख लीजिए विश्व वाला में सबसे पहले कितना हेक्टेयर, तो 5.1 बिलियन हेक्टेयर पे वन है। अगर आपसे पूछे कोई भी तो ये याद भी रखना, ऑब्जेक्टिव में काम भी आएगा। पूरे भूभाग का 31% है। ये कितना %? 31। रहना कितना चाहिए? 33, लेकिन है 31, यानी 2% वन अगर और होगा तो हम लोग जो इसका प्रक्रिया है कि हमारा इन्वायरमेंट अनुकूल इन्वायरमेंट रहे, हमारे अनुसार रहे, हमारे ये जो बेहतरीन वातावरण के लिए 33%, वो 2% और हो जाएगा। इस पे काम चल रहा है अपना बिहार सरकार, भारत सरकार, सभी सरकार इस पे काम कर रही है, पूरा वर्ल्ड में काम हो रहा है। अब आइए पूरे भूभाग का 31 सबसे ज्यादा वनों वाला देश, तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा वनों वाला देश रूस। अभी प्रेजेंट में सबसे ज्यादा वनों वाला देश रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा। बस यही 3 याद रखिएगा। अगर आपको कहीं मिलाने के लिए भी दिया, जैसे कंपटीशन इस सब में पूछ दिया जाता है कि मिलाने के लिए कि पहला नंबर पे कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, या कोई पूछ देगा आपको, तो आपको ये एक तो याद रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ब्राजील कनाडा को भी याद रखना है। भारत में वन की स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, और खासकर 10th के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए। ये दिसंबर 2019 में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा है, और ये आपका एकदम करेंट डेटा है। तो इसमें क्या बताया कि भारत में वर्तमान में कितने हेक्टेयर भूभाग पे वन है, तो कितना 80.73 मिलियन हेक्टेयर पे। वहां था 5.1 बिलियन, बिलियन बड़ा होता है मिलियन से, तो मिलियन हेक्टेयर पे ये वन है। और टोटल कितना प्रतिशत में अगर पूछे तो 24.56%, यानी लगभग 24% वन हमारे भारत में। ये अब तो 24.5% आपके पूरे भारत में वन हो गया।
लेकिन होना क्या चाहिए, तो 33% पूरे भारत में भी, तो पूरे भारत में 33%, तो अभी भी हम लोग आप समझ लो 24 और 9 33, तो 9% वन और चाहिए हमको, तो इस पे काम हो रही है। और अपना बिहार में तो मात्र, बिहार का भी याद रखिएगा आप लोग, बिहार में मात्र 7 से 8%, 7 से 8%। बगल के राज्य झारखंड है वहां 29%, यहाँ 7 से 8%, तो अपने बिहार का कंडीशन सही नहीं है। और बिहार में अपना वैशाली जिला का तो और सही नहीं है, क्योंकि यहाँ खेती युक्त भूमि है, और खेती के वजह से हम अभी पढ़ेंगे वन को क्यों खत्म किया गया, तो इसमें खेती भी बहुत बड़ा भूमिका है। लोग अनाज उत्पादन के लिए वन को काट के वहाँ खेती कर रहे हैं, जैसे उसमें एक आता है झूम कृषि, उसमें भी वन को काट के होता है, तो वो देख लेंगे हम लोग। ये मिलियन में हुआ इतना 80.73, और ये भारत में कितना परसेंट वन है, तो 24.56, बिहार में 7 से 8%, तो बिहार में बहुत कम है वन। अब आइए सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य, तो एमपी मध्य प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य। अब देखिए जहां वन ज्यादा होगा वहां का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। आप देखिए पिछला 2-3 टर्म से इंदौर शहर को पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला। क्यों मिला, तो वन है वहां पर, लोग साफ सफाई, वहां का जो भी सरकार है वहां पे वो लोग इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और वन अच्छा खासा वहां है। और पूरे भारत में कितना बार एग्जाम में पूछा, बिहार पुलिस दरोगा, आपके एग्जाम में 10th के बोर्ड वाला एग्जाम में, मतलब बहुत बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमपी। अब आइए प्रतिशत में सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य तो मिजोरम। तो ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए और जानकारी के लिए भी, क्योंकि वन है तब हम है और हमारा धरती है। उस समय पढ़ रहे थे जल है तब हम हैं, जल है तो हम हैं, लेकिन अगर वन है नहीं तो धरती भी नहीं, हमारा तो छोड़ दीजिए, धरती नहीं तो हम कहां से। तो ये वन जो है आपका जल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वन रहेगा तभी आपका जल भी होगा, बारिश भी होगी, दूसरा आपका धरती रहेगा तभी हम रहेंगे और उस पे जल रहेगा। धरती रहेगा ही नहीं तो आप समझ लीजिए कि कहानी खराब हो जाएगा। और वन इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पूरे वैश्विक तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि अभी आप देख लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारा ये आपका है यूएनओ भी काम कर रही है, बहुत सारा संगठन है जो काम कर रही है। अपने भारत में भी कर रहा है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चला, उत्तराखंड में चला आपका ये सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ बचाने के लिए आंदोलन चलाए थे। तो इस तरह से आपको भी इसमें कहीं ना कहीं बिना मतलब कि आपका भी कहीं पे पेड़ पौधा है तो उसको नहीं काटा जाए, और ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश की जाए, काटने की कोशिश नहीं की जाए। अब आइए आगे, यहाँ पे हम लोग अब आपके बुक में जो दिया है उस टॉपिक को पढ़ते हैं और उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला यहाँ दिया है वन एवं वन प्राणी संसाधन। वन और वन प्राणी दोनों संसाधन है। आज आप देख लीजिए बहुत सारे वन, बहुत सारे पेड़ पौधा भी खत्म होते जा रहे हैं, है ना। लोग अपने यूज के लिए एक ही पेड़ को लगा के दूसरा जो उसकी प्रजाति है उसको वो खत्म कर रहा है। अभी आप देख लो, पहले के टाइम हम लोग बचपन में गिद्ध को देखते थे, गिद्ध आज आपको नहीं मिलेगा। ये वन का प्राणी है और ये भी खत्म हो रहा है। कारण क्या है कि हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, और आप देखते हैं कि जो खासकर जानवर का डेथ होता है, यानी जानवर मरेगा तो गिद्ध उसके मांस को खाता है, और खाने के दौरान वो जो जानवर ने जो जहरीला चीज खाया है उस वजह से गिद्ध उसको सह नहीं पाता है, और वो धीरे धीरे आज देख लीजिए रेड डाटा बुक में आ गया संकटग्रस्त, और एकाध पीस कहीं मिले तो मिले, नहीं तो आज के टाइम में तो अपने बिहार में दिखता भी नहीं है। अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसी टॉपिक को। और आप लोग भी जब वीडियो को देखिए तो बुक सामने रहना चाहिए, बुक सामने रहना चाहिए। और बुक से पढ़ाने का मेरा यही उद्देश्य है कि रॉस इंस्टीट्यूट का जो बच्चा है उसको स्पेशलाइज थोड़ा ज्यादा इसमें ये करना है ना। और आप लोग को ऐसे तो सभी लोग के लिए है, लेकिन आप जो हमारे स्टूडेंट 10th वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और
एग्जाम को देखते हुए कराया जा रहा है जबरदस्ती। वहाँ यहाँ इतना थोड़ा सुविधा भी थोड़ा कम है, वीडियो में कभी कभी आवाज गड़बड़ हो जाता है, कभी थोड़ा दिक्कत है, फिर भी कोशिश किया जा रहा है बेस्ट देने का। चलिए हम लोग, यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार। अब देखिए आग, यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार। आग पर नियंत्रण, अब देखिए आग का आविष्कार कब हुआ ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जंगल, पूरा का पूरा जंगल जल जाता था। ऐसे ट्रिक एक हम लोग बनाए कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। कृषि नव पाषाण काल में, लोग घर बनाना नव पाषाण काल, तो नया स्टाइल में जीना सीख लिया लोग, तो नव पाषाण काल। अस्थायी रहने लगा, खेती करने लगा, थोड़ा उसका दिमाग डेवलप हुआ, धीरे धीरे नया नया तौर तरीका सीखा, तो नव पाषाण। लेकिन उससे पहले जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थर पे डिपेंड लोग थे उस समय। पत्थर के कंदरा में रहना, जैसा शेरमान में उस समय हमारे आदि मानव, हमारे पूर्वज लोग उसमें जंगल में रहा करते थे, वन में ही जिंदगी काटते थे वो लोग। ये बिल्डिंग, घर, ये सब रोड, ये सब नहीं था पहले। तो जब आदि मानव के काल में, पूरा पाषाण काल में, तो जंगल में आग लग जाती थी, तो धीरे धीरे उस पे रिसर्च हुआ, लोग सोचा कि हाँ भाई कैसे आग लग रहा है, तो आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। लोग फिर गैस करते करते वो पत्थर से पत्थर टकरा के देखा, चिंगारी निकलते, उस सूखे पत्ते में जब आग लग जाते थे, तो फिर आदि मानव उसको देख के पत्थर को टकरा के फिर आग जलाने का सीखा। तो सबसे पहले पत्थर पे ही डिपेंड, इसलिए पाषाण काल इसका नाम दिया है। नव पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, जो भी है। अब आइए इसमें, यह सत्य है कि आग पर नियंत्रण मानव सभ्यता का महान आविष्कार है, किंतु इस महान आविष्कार में विनाश की इतिश्री भी किया। विनाश की इतिश्री कर लिया, मतलब स्टार्टिंग हो गया आपका, है ना। और इसकी सबसे पहली आहुति वन एवं वन प्राणियों की हुई। मतलब आग का आविष्कार तो हो गया, लोग नियंत्रण मानव सभ्यता के महान आविष्कार, किंतु इस महान आविष्कार में विनाश की इतिश्री भी किया। और सबसे पहली आहुति वन एवं वन प्राणियों को हुई। जब पके हुए मांस का रसास्वादन हुआ, तो वन प्राणियों को आखेट एवं पकाने तथा भूनने के लिए ईंधन संसाधन के रूप में वनों की लकड़ियों का उपयोग एक आम बात हो गई। अब आप देख लो, आज हर घर में गैस की व्यवस्था हो गई, लेकिन पहले के, आज से अगर 10 साल पहले जाइए तो भारत में भी लगभग हर एक ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी पे खाना बनाया जाता था, लकड़ी के द्वारा। तो ये क्या था, जंगल को, पेड़ पौधा को काट के उसको जलावन के रूप में यूज करना। तो ये आग का आविष्कार तो हुआ, लेकिन उसका दुष्प्रभाव क्या हुआ कि लोग इसका लोग खाना तो बनाने का व्यवस्था हो गया, लेकिन उसके ये वन को नुकसान हुआ, क्योंकि पहले के टाइम में लोग ज्यादा वन में ही रहा करते थे। और अभी भी आज भी ग्रामीण एरिया देखिए, तो ग्रामीण एरिया में पेड़ पौधा आपको शहरी क्षेत्र से ज्यादा मिलता है, और मिलेगा ही, क्योंकि वहां पे आपको खेती और ये पौधारोपण बहुत सारा काम चलते रहता है, क्योंकि वो अपना न जो शहरी क्षेत्र है उससे हट का वहाँ का थोड़ा इस सिचुएशन भी होता है। अब आप देखिए इसमें वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हम सफर है, मतलब हम लोग का हम सफर है ना। तो वन और वन प्राणी ये दोनों अगर नहीं रहे तो हम पर्यावरण को अनुकूल नहीं बना सकते। एक सांप भी अगर है तो उसको भी भगवान इस धरती पे भेजे हैं, तो उसका भी कुछ न कुछ काम है, और आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। अब देखिए सबको बचाना है ना। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपको काटने लगे और आप बचाने लगे, ऐसा नहीं। अगर वो काटने लगे तो उसको बचाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो आदमी हो चाहे सांप हो, ठीक है। अब आइए, वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा का कवच है। देखिए हम पहले ही बोल दिए कि पूरे ये जो वन की बात हुई है, तो पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलते हैं अगर वन को सही तरीके से पृथ्वी पे अगर इसका दोहन किया गया, इसको जितना चाहिए 33% चाहिए यहाँ अनुकूल वातावरण, अगर नहीं तो आप इस
इन्वायरमेंट को खराब कर दीजिएगा। अब आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं आगे। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसा यह केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिक तंत्र निर्माण में महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र निर्माण में भी बहुत इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो जैव अजैव पदार्थ का समन्वय है ना। समन्वय एक जो इकाई बनाती है उसको आप पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। जैव अजैव पदार्थ का जैसे हर एक चीज से हमारा भी नाता रिश्ता, तो उसको पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। उसी में पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखिए हमारा इससे अटूट संबंध है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित हुआ है। जब दुनिया बना, अफ्रीका के जंगलों में माना जाता है कि सबसे पहले मानव को देखा गया, आदि मानव। और आप याद भी रखिएगा, पूछेगा कि देखा गया तो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है आपसे, कौन देखा, तो देखा अनुमान है ये कि वहीं से इसका मानव का सबसे पहले, और डायरेक्ट मानव नहीं बना है। साइंस के हिसाब से पहले सबसे पहले कोशिकीय जीव बना, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होके कुत्ता नहीं, बंदर, लंगूर, और उसके बाद आदमी। तो मतलब पहले के टाइम में हम लोग हमारा लंगूर जो हम लोग के ही पूर्वज का एक, वो पहले के टाइम में आप देखिए 656 के बुक में आदि मानव का, तो उसके पीछे पूंछ दिखाई देगा। तो ऐसे करके जब से भी उस समय से एकदम हम लोग उसी वन के आंचल में पोषित हो रहे हैं। वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। मतलब वन और वन ये क्या कर रहा है कि वन एवं वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। मतलब कि मानव के लिए स्थापित हो गया है, ये बदला हुआ है। प्रतिस्थापित होना मतलब बदलना, उसके ये प्रतिस्थापित का मतलब कि उसके अनुसार इसको ये होने वाला संसाधन है। मतलब कि वन और वन प्राणी हमारे लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसी चीज को बता रहा है कि वन और वन प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। और इस जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, क्योंकि सभी जीव के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पेड़ पौधे खाकर, जैसे हाथी हुआ, बकरी, मतलब बहुत सारा जानवर। और हम लोग भी आप देख लो पेड़ पौधा से बहुत सारा, अभी जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो आप देखिए कि आम का सीजन, तो ऐसे करके वो भी हमको वनस्पति से प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ दिया है कि खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। तो सबसे पहले हम लोग को वनस्पति, तो इसको भी बचाना है, क्योंकि अगर ये वनस्पति मतलब ये वन से ही ना मिला हम लोग को, तो यही यहाँ कह रहा है कि फूड एनर्जी हम लोग का प्रारंभिक स्रोत। भारत में वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन, यहाँ के लोग आराम से वन प्रिय रहे हैं। अब देख लीजिए ऐसा नहीं है, हमारे देश में यहाँ पर एक और चीज लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा। 20वीं सदी के मध्य तक भारत में वन की स्थिति 24% थी। 20वीं सदी के मध्य तक यानी 1950 है ना, तो उस समय 24% थी। 21वीं सदी प्रारंभ होने 2000 स्टार्ट होते 19%। अब फिर 2020 है, यानी 20 साल में फिर हम 24% पे पहुंचे। यानी लोगों को लगा कि भाई स्थिति खराब हो रहा है, तो भारत सरकार और यहाँ के लोग और जो सामाजिक जो भी इसके ऊपर काम कर रहा है वो संगठन इस पे ज्यादा ध्यान दिया, और आज हम 24-25% पे वन में पहुंच गए। यानी कह रहा है कि 20वीं सदी में यानी 1950 के आसपास 24% था, लेकिन क्या हुआ 19% बचा 21वीं सदी स्टार्ट में। लेकिन फिर अभी सुधार हुआ है, और सुधार होने का रीजन भी है कि बहुत सारा चीज, जैसे अब पहले जलावन के लिए काटा जाता था वन को, तो अब हर घर में गैस का व्यवस्था हो गया, तो आपको इसमें भी एक प्लस पॉइंट हुआ हमारे वन के लिए। अब देखिए यहाँ पर आराम से प्रिय रहे, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलता है। पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, ये सब धार्मिक ग्रंथ में है, तो वन को बचाने की। और पीपल और तुलसी के बारे में जान लीजिए, ये 24 आवर क्या देता है, ऑक्सीजन, और इसीलिए पूजा भी की जाती है। इसका धार्मिक भी है, धार्मिक रीजन भी और साइंटिफिक दोनों रीजन है यहाँ पे।
अब देखिए आप यहाँ लोगों का आरंभ से वन प्रिय रहे, जिसका प्रमाण हमें धार्मिक ग्रंथों तथा लोक कथाओं से मिलता है, किंतु वर्तमान समय में विकास के दौर में हमने अपने अतीत के सभी गौरवशाली परंपराओं को नकार दिया है। मतलब पुराना जो भी चल रहा है उस सबको अब आगे इस मॉडर्न युग में हम लोग नकार रहे हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। जो अच्छी चीज है उसको हम वर्षों तक मानेंगे, जैसे पीपल का पूजा। पीपल 24 आवर ऑक्सीजन देता है, तो हम उसका पूजा क्यों नहीं करें? हम क्यों नहीं उसमें पानी, पूजे के बहाने हम पानी क्यों नहीं उस पेड़ में डालें? तो ये तो परंपराओं को अब धीरे धीरे लोग उतना ध्यान नहीं देता है। हम वन और वन प्राणी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और तेजी से संसाधन का विदोहन कर रहे हैं, मतलब इसका क्षति पहुंचा रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। वस्तुतः हमें वन और वन संसाधनों का संरक्षण देना चाहिए। मतलब इस सब का हम लोग को कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और हम भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि हमें भी एक एक पेड़ को बचाना जरूरी है, क्योंकि एक पेड़ लगभग 20 से 25 आदमी को ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन देता है तो पेड़ रहना भी बहुत जरूरी है। आप देख लो गांव के मुकाबले शहर का जो स्थिति है वायुमंडल का, हवा वहां का गंदा होता है। क्यों होता है? तो पेड़ पौधा कम है तो वहां का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो दिक्कत होती है, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी आपको। अब आइए वन और वन जीव संसाधनों का प्रकार और वितरण। वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का 10वां देश है। यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। ये पुराना डेटा है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे 80, तो ये पुराना डेटा है, थोड़ा अभी बढ़ा है। अब देखिए रूस की बात कर लिया, भारत का बात हो गया, 10वां देश है। लेकिन भूमि पर वन का विस्तार रूस 809 करोड़ हेक्टेयर। ये सब डेटा जो आपको दिया हुआ है उतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बस रूस वाला थोड़ा कर लेना। और ये भी रूस में भी बढ़ा है थोड़ा, है ना, उसी 809 उसी के आसपास होगा। रूस में 809 करोड़ वन क्षेत्र, तो रूस पहला स्थान। विश्व में प्रथम स्थान ब्राजील 778 करोड़, ये सब बता दिया गया है। कनाडा 310 हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका 303 करोड़ हेक्टेयर, चीन में 197 करोड़ हेक्टेयर, ऑस्ट्रेलिया 164 करोड़ हेक्टेयर, कांगो 134 करोड़ हेक्टेयर, इंडोनेशिया 68 करोड़ हेक्टेयर और पेरू 69 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। अब आप देख लीजिए, ये सब आपको बताया गया पूरे विश्व का। इसमें तो ज्यादा भारत के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, आगे भी पूरा भारत 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 ही करेगा। लेकिन अब 3 शुरू से आपको रूस, ब्राजील, कनाडा, हेक्टेयर में परेशान नहीं होना है। ये सब डेटा है ना थोड़ा पुराना है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और इतना काफी है, ज्यादा इसमें ये नहीं परेशान होना। अब देखिए FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है कि वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में 4 अरब हेक्टेयर वन के क्षेत्र था, जो 1963 में घटकर 3.8 अरब। अब देखिए शुरू में इतना था 4 अरब के पास, अब घट गया। घटा क्यों? तो अब जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा दे पूरे वर्ल्ड का, पूरे धीरे धीरे। और जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है कि लोग अपने जरूरत के लिए घर बनाएंगे, रोड बनाएंगे, नली गली, खेती करने के लिए पेड़ को काटेंगे, तो कहीं ना कहीं वन का जो स्थिति है वो डाउन होगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर दिया हुआ है 3.8 अरब हेक्टेयर हो गया। 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र बच गया, किंतु 2005 में इसमें कुछ सुधार आया और 1948 के समान 3.952 हुआ। अब जब प्रॉब्लम हुआ तो हर एक देश का जो शासन करने वाले लोग थे वो लोग बैठक किए। हर एक साल G7 G20 सम्मेलन होता है, तो उस सब में इस सब की भी चर्चा होती है। और चर्चा होती है कि हाँ भाई पूरे दुनिया में स्थिति खराब होगा, अगर हमको पृथ्वी को बचाना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। अब पर्यावरण को सही रखना है तो वन को बचाना पड़ेगा। अब आइए, अर्थात कुल वन क्षेत्र 3.952 अरब हेक्टेयर हो गया। यह विश्व की भौगोलिक क्षेत्र का 30% है। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र वन था। ये पहले ही बता दिया हूं कि 19 था 2001 में, लेकिन 1950 में 24 था, तो 2001 में कमा। अब FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है।
RSP 6 संसाधन उपग्रह लिस्ट, ये आपको वन का स्थिति बताता है। सुदूर संवेदी उपग्रह है जिसमें स्कैनर के साथ कैमरे लगे हुए हैं कि इमेजरी से भारत वन की वास्तविक स्थिति को जानने में बहुत सारे, ये सैटेलाइट आप जितना भी मोबाइल, रेडियो, टीवी सब सैटेलाइट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और उसी के माध्यम से हमको मैसेज आदान प्रदान होता है और ये वन का भी इमेज बनाता है, ये जो सैटेलाइट है। तो इस सैटेलाइट के ज्यादा पीछे नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि जो भी हमारा डेटा है, जैसे हम मान लीजिए अभी जीपीएस का काम है, तो जीपीएस कोई ट्रेन जा रहा है, कोई गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, तो आपको पूरा वो उसका इमेज पकड़ के और दिखाते रहता है कहाँ है, किस रूट में जा रहा है, कैसे क्या जाना है। अब आइए इसमें दिया है कि 10वीं रिपोर्ट 2005 के अनुसार 67.71 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है जो कि देश के कुल भौगोलिक का 20.60%, यानी धीरे धीरे सुधार की ओर चल रहे हैं हम लोग। भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है। यहाँ का पूर्वोत्तर राज्य एवं मध्य प्रदेश वनों की दृष्टि से काफी, पूर्वोत्तर 7 सिस्टर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य आपको वन में अच्छा खासा स्थिति रखता है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा आपको बताया गया मध्य प्रदेश में। अब आइए, भारत में वनों का विस्तार एक समान नहीं है, मतलब कि किसी राज्य में ज्यादा, किसी में कम। मध्य प्रदेश में अच्छा खासा स्थिति है, बिहार में 7 से 8%, बगल का झारखंड में 29%, यहाँ बिहार में 7 से 8%, तो स्थिति खराब है। वहाँ की क्लाइमेट झारखंड की आप देख लीजिए तो क्लाइमेट अपना बिहार के क्लाइमेट से अच्छा मिलेगा। रीजन कि वन का स्थिति अच्छा है, वहाँ पे जनसंख्या कम है और पेड़ पौधा ज्यादा है, और जहाँ भी पेड़ पौधा ज्यादा होगा आपका स्थिति सही रहेगा। अब आइए नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर राज्य, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्य में अच्छा खासा वन है, किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे आगे है जहाँ 90.3% भौगोलिक क्षेत्र पर वन विकसित है। अपने भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, जो आपको बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और उसमें वन पूरे क्षेत्र का वो द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, आइलैंड, जिसपे पूरे वन का ये आपको पूरे जमीन, वहां पूरे द्वीप का 90% भाग पर 90.3% पर क्या है वन। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का 5 वर्गों में रखा गया है। देख लीजिए वन को 5 वर्ग में घनत्व के आधार पर बांटा। पहला अत्यंत सघन वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र के वृक्षों का 70% से अधिक सघन वन, जो 70%। सघन वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 40 से 70%। सघन वन, अत्यंत वाला है 70 और सघन वन है 40 से 70, सीधे सघन। खुले वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10 से 40%। झाड़ियों एवं अन्य वन, कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 10% से कम। और झाड़ी हो गया जो छोटा छोटा होता है, और मैंग्रोव तटीय वन जैसे सुंदरवन। सुंदरवन क्या आपका मैंग्रोव वन है, चाहे भारत के 9 स्टेट समुद्र से लगता है ना, 5 पश्चिम से और 4 पूरब से, तो ये 9 स्टेट में जो भी वन तट के साइड होगा, तट के, उसको मैंग्रोव। अब मैंग्रोव वन पे थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे तो सीधे तटीय वन को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाए। जैसे कोई एग्जांपल में पूछे तो सुंदरवन देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देख भी लेते हैं इसको। पहला दिया अत्यंत सघन वन। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। भारत में 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है अत्यंत सघन। असम, सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य में इस वर्ग में आते हैं और इस क्षेत्र में वनों का घनत्व 75% से अधिक है। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य में असम और सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो बाकी मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इस सब में आपको अच्छा खासा वन का स्थिति मिलेगा। ठीक है, अब आइए सघन वन। तो अत्यंत सघन वन कहाँ मिलेगा, तो 8 स्टेट है आपका पूर्वोत्तर में, सिक्किम को लेके 7 सिस्टर जो है आपका, उस सब में 2 को छोड़ दीजिए, असम को और सिक्किम को, तो कौन कौन आपको मिलेगा, बाकी जो बच गया 6 स्टेट वो सब आपको बेहतरीन वन से लैस है, पूरा भरा हुआ है। जैसे मेघालय में हम गए थे तो वहां देखे कि अच्छा खासा वन, तो वन का स्थिति अच्छा है वहां पे। अब आइए दूसरा पॉइंट है सघन वन। सघन मतलब अत्यंत सघन से कम होगा, मतलब थोड़ा कम सघन होगा। इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश
सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र, इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सघन वन में कौन कौन राज्य आ गया, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वनों वाला, तो किसमें आ जाएगा, तो सघन वन में। खुले वन 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस पर के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुल कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में वृक्ष का घनत्व 23.89% है। अब थोड़ा सा देखेंगे, आदिवासी की बात आई है तो जान लीजिए भारत में 550 जनजाति है आदिवासी। आदिवासी आपका बगल के राज्य झारखंड में भी मिल जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आपका अनुसूचित जनजाति गोंड, तो गोंड लोग ज्यादा पठारी क्षेत्र में और वन वाले क्षेत्र में रहते हैं। उनको आपके शहर से ज्यादा मतलब नहीं है। ज्यादातर वो लोग आपको ज्यादातर देखिएगा, कोई कोई जनजाति तो सांप आपको जंगल में ही मिलेंगे अधिकतर। अंडमान निकोबार का तो अभी कुछ दिन पहले आया था कि एक जनजाति है, वो भारत सरकार उसको रिजर्व किए हुए उसी के अंडर में, उसको बाहरी लोग को भी उसको नहीं जाना होता। तो ये आपका हो गया जनजाति की बात आए तो याद रखिएगा 550 जनजाति है भारत में लगभग, और ये सभी वन में ही ज्यादातर रहना पसंद करते हैं। इनका जिंदगी वन और पठारी क्षेत्र में पशुपालन और धान वगैरह का खेती करके अपना ये लाइफ जीते हैं। और ये एक इन लोगों का त्योहार होता है सरहुल त्योहार, जो आदिवासी का सबसे प्रिय त्योहार है, आदिवासी लोगों का, जनजाति लोगों का। आगे देखते हैं झाड़ियों एवं वन। राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र, देख लीजिए जो कैक्टस वगैरह है, झाड़ी छोटा छोटा और शुष्क आधा सूखा हुआ क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। हम लोग के यहाँ झाड़ी वन, हम लोग के यहाँ ज्यादा वन नहीं है, तो ये हम लोग झाड़िया और अनवन में इसको बिहार में। पश्चिमी बंगाल मैदानी भाग, वृक्षों का घनत्व 10% से भी कम है। इसमें यह क्षेत्र इसी वर्ग में सम्मिलित है। इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68%। अब यहाँ पर जितने भी राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये सभी स्टेट खेती के लिए फेमस है, तो वन यहाँ आपको कम मिलेगा। ये 5 राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, हम पहले भी बताया है कि ये खेती के लिए मैदानी भाग है, तो यहाँ खेती ज्यादा होता है। तो ये हो गया आपका झाड़ी एवं वन। मैनग्रोव का दूसरा तटीय वन दिया है, देख लीजिए ध्यान से। तटीय वन जो भी आपको याद रखना है कि 9 राज्य भारत का समुद्र से टच करता है। अगर आप भारत का मैप देखिएगा तो पश्चिम के तरफ से 5 और 4 पूरब के तरफ 9th में पढ़ाया गया आपको ये सब चीज। अब देखिए मैनग्रोव, तो ये जितना 9 राज्य की जो तटीय क्षेत्र में वन होगा उसको मैनग्रोव वन बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक उदाहरण है सुंदरवन। विश्व के तटीय वन क्षेत्र मैनग्रोव्स का मात्र 5% 4500 किलोमीटर क्षेत्र ही भारत में है, जो समुद्र तटीय राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, आधा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। इसके बाद गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में मैनग्रोव वन। अब ये देखिए 9 तो ये हो गया आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 जोड़ दिया तो 12, जिसमें अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, लक्षद्वीप, तो ये सभी आपका 12 हो गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, केरल एवं दमन द्वीप। अब देखिए ये 12 राज्य जो है आपका 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया है कि मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। इसमें लक्षद्वीप का नाम नहीं दिया है, देना चाहिए था इसको। चलिए आगे आते हैं हम लोग। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 0.14% क्षेत्र 4.4 लाख हेक्टेयर में ही मैनग्रोव है। देश के कुल कितना लाख हेक्टेयर में, तो 4.4 लाख हेक्टेयर में 0.1%। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र अर्थात 47.6, ये अंडरलाइन करिएगा, याद भी रखिएगा इसके अंतर्गत। जबकि गुजरात दूसरे स्थान पर है, यहाँ 21% क्षेत्र में मैनग्रोव का विस्तार है, और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
मतलब पहला बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार। ये डेटा याद रखना, सभी डेटा को याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा याद रखना है। ऐसे ज्यादा से ज्यादा रखना है, लेकिन कुछ चीज ज्यादा याद है। जहां मात्र 14% क्षेत्र में मैंग्रोव फैला हुआ है। क्या आप जानते हैं देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है, जो सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। भारत में 188 आदिवासी जिले में कुल वन का 60% पाया जाता है। तो आदिवासी जिले जहां जाए वहां वन मिलेगा ही। बगल के राज्य झारखंड है, तो आपको वहां जाके देखिए वन मिलेगा ही। देश में वनाच्छादित क्षेत्र के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान, जहां देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का 11.22% अंडरलाइन करना है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे स्थान पर उड़ीसा, जबकि महाराष्ट्र 5वां है जहां 7.01% वन है। तो 3 को याद रखना है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए, संसार में मात्र 5.1 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। 800 वर्ष पूर्व यह 6 बिलियन हेक्टेयर वन था। ये 5.1 अभी डेटा, नया वाला डेटा। हाल के वर्षों में विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वन विकास में भारत चीन के बाद, चीन भी अपना वन का डेवलपिंग कर रहा है और भारत भी सुधार कर रहा है, क्योंकि दोनों देश में जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा है तो वन भी ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो यहाँ का ऑक्सीजन खराब हो जाएगा और देश का स्थिति खराब होगा। अब आइए इसमें बिहार विभाजन के बाद अब बिहार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बिहार में आपको हम बताएं 7 से 8% वन हुआ है, जबकि रहना चाहिए 33%। तो स्थिति इसका पूरा दयनीय है, और ये हम लोग को भी इसमें ये करना है। सरकार तो कर ही रही है, अभी आप देख लीजिए बहुत सारा योजना चल रहा है जिसमें वन लगाने की बात हो रही है, और आप हर एक जगह रोड के किनारे लगाया जाता रहा है वन को। तो ये क्योंकि बिहार विभाजन के बाद, मतलब झारखंड जब बटा 15 नवंबर 2000 को, तो स्थिति अपने आप वन का कम गया। बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि हो गया। मात्र 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बच गया है। यहाँ भौगोलिक क्षेत्र का 7.1%, यानी 7 से 8%, कुछ बढ़ा है तो 8% के पास। बिहार में 38 जिलों में 17 जिलों वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में वन की स्थिति कुछ बेहतर है। मतलब साउथ बिहार में अच्छा खासा वन है। अपना वैशाली जिला ले लो, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सब में कृषि योग्य भूमि है, तो यहाँ पर वन आपको नहीं के बराबर, मतलब कम वन है। औरंगाबाद जिले में वन की स्थिति कुछ बेहतर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3700 वर्ग किलोमीटर है। शेष में अवक्रमित वन क्षेत्र है। वन के नाम पर केवल झाड़ झुरमुट बच गए हैं, जैसे अपना वैशाली जिला को भी ले लिया है। अब आइए प्रशासकीय दृष्टि से थोड़ा सा 1 मिनट और है ये वीडियो में, और इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे। प्रशासकीय दृष्टि से अब जो प्रशासन है इसको कैसे बांटा है ना, वन को किस तरह से बांट दिया है। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। आरक्षित वन, रिजर्व वन। तो रिजर्व वन से हो गया कि इसको कोई कुछ नहीं करेगा। इस वन में वन विभाग का आदमी होगा, अगर आप इस वन का पेड़ काटिएगा तो आपको जेल हो सकती है। जो जिस पर भारत सरकार का, जैसे जो रिजर्व होता है, जिसको आप रिजर्व वन बोलेंगे। देखिए दे दिया, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशुचारण होता है। बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित रहने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। वन एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र कहे, यानी 54% आरक्षित है। रिजर्व कहने का मतलब इसको आप टच नहीं करिएगा अगर वन विभाग का आदमी को पता चला तो आपको जेल में उठा के ले जाएंगे, ठीक है। बस दूसरा दिया रक्षित वन, मतलब इसको भी रक्षित वन, तो इसको भी रक्षा करना है। वह वन क्षेत्र जो विशेष नियमों के अधीन पशु को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। मतलब इसमें छूट है लेकिन कम। आरक्षित था, वो रिजर्व है, उसमें आप नहीं काट सकते। इसमें छूट है लेकिन कम। अब आइए, वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा 29% रक्षित वन है। मतलब उसमें 54 था,
तो प्रशासकीय दृष्टि से पूछेगा सबसे ज्यादा वन तो रिजर्व है 54%, और दूसरा पर रक्षित वन। तीसरा पॉइंट दिया है अवर्गीकृत वन, इसको कोई वर्ग में बांटा ही नहीं, मतलब कहीं रखा ही नहीं। अब आइए, शेष सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार व्यक्ति समुदाय के स्वामित्व में है, जैसे किसी का प्राइवेट, जैसे हम लोग का पेड़ पौधा होता है उसको इसमें डाला है अवर्गीकृत वन। स्वतंत्र एवं अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशु को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, जो हम लोग का किसी पर्सनल व्यक्ति का है, लेकिन इसको भी बचाना है। अगर आपके पास है पेड़ पौधा तो उसको ज्यादा से ज्यादा बचाना है। इस प्रकार के वनों में लकड़ी काटने और पशु को चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। कुल वन क्षेत्र का 70% अवर्गीकृत वन है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में, आरक्षित और रक्षित ये अंडरलाइन कर लेना, मध्य प्रदेश में, जहां कुल वन क्षेत्र का 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों का एक बड़ा अनुपात आरक्षित वन का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वन का एक बड़ा अनुपात रक्षित है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत है और स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि आरक्षित एवं रक्षित वन का अधिकतर विस्तार मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जनजाति लोग हैं, उन लोग का वन में ही रहना, वन से ही जो भी जैसे आपको अभी बताया हम सरहुल त्योहार, तो सरहुल त्योहार जो जनजाति लोग मनाते हैं उन लोग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जैसे पंजाब में खेती जब वहाँ फसल कटती है तो बैसाखी मनाया जाता है, तो इन लोग के पेड़ पौधा में जब फल लगता है ना और फल तैयार हो जाता है तो ये लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, है ना। तो इन लोग का इम्पोर्टेंट है फेस्टिवल, आपसे पूछेगा आदिवासी। तो ये रक्षित वन है और इसको नहीं काटना है, इस पे सरकार नजर रखती है और यहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं। तो इसमें आपको आज भर इस वीडियो में इतना, और नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। और थैंक्स।